Hello everyone, so today date is 5th February and 2024. We are going to solve some PYQs of cell cycle and cell division chapter of class 12th biology. So let's start with question number 1. सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल। कुछ डिवाइडिंग सेल क्या करते हैं, सेल साइकिल को एग्जिट कर देते हैं और वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज में एंटर कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड क्वीसेंट स्टेज या जी नोट हम इसे बोल सकते हैं। प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, मतलब कि ये प्रोसेस कौन से प्रोसेस के एंड में होता है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो अपना क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व करने से पहले बेटर रहेगा कि हम एक क्विक रिवीजन इस चैप्टर की ले ले, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसकी एक जो है अंडरस्टैंडिंग अपने माइंड में क्रिएट कर लें ताकि हम चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। फिर चैप्टर का नाम क्या है हमारा, सेल साइकिल, या हम इसे बोल सकते हैं सेल डिवीजन। क्या होती है, सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जिसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले जो जीनोम होता है, यानी कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो डुप्लीकेट होता है, जीनोम डुप्लीकेट। उसके बाद दूसरा इसका क्या इवेंट होगा, सिंथेसाइज अदर कॉन्स्टिट्यूट्स। जो भी अदर कॉन्स्टिट्यूट्स वगैरह होंगे उनको क्या करेगा, सिंथेसाइज करना। तीसरा डिवाइड करके, यानी कि उसके डिवीजन के बाद वो डॉटर सेल्स में क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। देखेंगे आगे कैसे किस प्रकार होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो एक ह्यूमन होता है, ह्यूमन का एक सेल वो 20 मतलब ह्यूमन बॉडी 24 आवर्स लेती है एक सेल को डिवाइड करने में। याद रखेंगे ये चीजें जो मैं बता रही हूँ। ईस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो 90 मिनट्स में क्या है, अपने सेल को रेप्लिकेट कर सकती है। ये ह्यूमन का बता दिया, ये मैंने ईस्ट का बताया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम के जरिए समझाने वाली हूँ, जो कि ऑलरेडी आपकी एनसीईआरटी की बुक में स्टिल, क्योंकि हम दोबारा से यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगी। देखो ये सब, ये यहाँ पे हमारे पास होता है G1 फेज, फिर हमारे पास यहाँ पे आता है इंटरफेज, यहाँ पे होता है G2 फेज, फिर आ जाता है M फेज। यानी कि ये हम G1, यहाँ पे ये S फेज होता है। इस पूरे को इंटरफेज बोला जाता है, जो कि कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है 95% ऑफ होल सेल साइकिल, और 5% जो है M फेज कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पे ये सीरीज याद रखोगे, G1 S G2 M, ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है। मैं इसके बारे में आपको जो है करके बता देती हूँ क्या कुछ मैंने आपको बताया। सेल साइकिल में जब हम बात करते हैं तो दो फेज आते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंटरफेज मैंने लिख रखा और एक यहाँ पे M फेज, तो इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटरफेज, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रीपरेटरी फेज। इंटरफेज या इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रीपरेटरी फेज। दूसरा फेज हमारे पास कौन सा होता है, एम फेज, या इसको हम मल्टीप्लीकेशन या फिर माइटोटिक फेज भी बोल सकते हैं। इंटरफेस की बात करूं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, 95% ऑफ होल साइकिल जो है इंटरफेस कॉन्स्टिट्यूट करता है, जबकि जो बचा हुआ 5% है वो एम फेज कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब इंटरफेज में यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, मैंने बनाया था 3, यहाँ पे इंटरफेज में भी ये 3 फेजेस होते हैं। इसमें कौन से G1 S G2। अगर मैं यहाँ पे एम फेज में बात करूँ, ये 2 में स्प्लिट होता है। एक होता है कैरियो, देखो मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सारी चीजें यहाँ पे लिख रही हूँ, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस का जो है फ्यूजन होना, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होना। कैरियोकाइनेसिस में आप 4 चीजें पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रोफेज पढ़ते हैं, हम एक 4 फेज पढ़ते हैं। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज, और लास्ट वन हमारे पास होता है टीलोफेज। उसके बाद हमारे पास साइटोकाइनेसिस आता है। तो यहाँ पे आपको ये जो सीरीज है, यहाँ पे जो मैं ये ऑर्डर बताऊंगी, ऑर्डर ऑफ इवेंट्स, ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एज इट इज पूछा जा सकता है ये आपसे, मतलब कि इसका इवेंट जो है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है। पहले G1 फेज आता है, फिर S फेज आता है, फिर G2 फेज आता है, फिर M फेज आता है। ये तीनों इंटरफेज के, और ये M फेज का है, ये आपको पता है, मैं बता चुकी। उसके बाद अब आगे समझो,
यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले अब ये जितने भी फेजेस जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनके बारे में आपको अच्छे से समझा देती हूँ। जो भी चीज़ें अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे एक बार वो सारी चीज़ें हम ब्रीफली समझ लेंगे। देखो सबसे पहला फेज कौन सा था, इंटरफेस, मतलब इंटरफेस हमारे पास है। इंटरफेस की अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल इंटरफेस के बारे में बता रही हूँ। उसके बाद जो इंटरफेस में हमने G1 S और G2 फेज जो मैंने आपको करके लिख के बताया था उधर टेबल में माइंड मैप में एक, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले इंटरफेस को एक ब्रीफली देख लेते हैं, इंटरफेस आखिर है क्या चीज। देखो इंटरफेस को हम रेस्टिंग या प्रिपरेटरी फेज, इसमें मतलब दोनों फेजेस आते हैं, रेस्टिंग भी और प्रिपरेटरी फेज भी। रेस्टिंग का क्या मतलब है, रेस्टिंग स्टेज से मतलब ये है कि सेल जो है डिवाइड नहीं करते इस फेज में, सेल नॉट डिवाइडिंग। लेकिन अगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहे तो वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। मोस्टली क्या होते हैं, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, इनकी जो इनकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो अंडरगो होती रहती है, यानी कि मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेंगे। लॉन्गेस्ट फेज जो है सेल साइकिल का कौन सा होता है, इंटरफेज। जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है, ये लॉन्गेस्ट फेज होता है पूरी सेल साइकिल में। ह्यूमन में अगर मैं एक ह्यूमन की बात करूं तो मतलब 24 आवर्स, मैंने आपको क्या बताया था, ह्यूमन बॉडी जो है एक सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम लेती है, 24 घंटे। 24 घंटे में से 23 घंटे तो जो इंटरफेस के होते हैं और 1 घंटा जो बचा हुआ होता है वो किसका होता है, एम फेज का। बेसिक बातें बिल्कुल बताई हैं, याद रखेंगे आप। अब मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब बात करेंगे G1 फेज की, कि G1 फेज में क्या होता है। सबसे पहले याद रखोगे आपको, एज यू नो मैंने लिख के ही बता दिया था, फर्स्ट ग्रोथ फेज, गैप 1 फेज। इसको आप फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोल सकते हो, गैप 1 फेज भी बोल सकते हो, पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोला जा सकता है, या फिर प्री सिंथेटिक फेज भी बोल सकते हो। और ये चीज मैंने अब लिख तो दिया, आपको कंफ्यूजन हो गई होगी, हालांकि मैंने ये चीज आपको बता दी थी। मैंने बोला था जो डायग्राम मैंने आपको बताया था, मैंने इसी वजह से वो बना के दिखाया था, क्योंकि आगे इस कंटेक्स्ट में हमको इसकी जरूरत पड़ती। ये एम फेज है, यहाँ पे क्या आता है G1 फेज, फिर हमारे पास एस फेज, फिर G2 फेज। मैंने G1 फेज को क्या बोला, पोस्ट माइटोटिक। पोस्ट का क्या मतलब होता है, बाद, यानी कि माइटोटिक फेज के बाद वाला, और प्री सिंथेटिक यानी कि एस फेज से, ये सिंथेटिक का होता है इसका मतलब, तो प्री सिंथेटिक एस फेज से पहले, और पोस्ट माइटोटिक यानी कि माइटोटिक फेज के एम फेज के बाद वाला। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये मतलब था। तो ये अब आपको समझ आया होगा। G1 फेज के बारे में और समझो, ये क्या होती है, लॉन्गेस्ट फेज होता है इंटरफेज का। इंटरफेज की अगर मैं बात करूं पूरी सेल साइकिल में अगर पूछा जा रहा है आपसे, तो इंटरफेज है हमारे पास, ठीक है, सेल साइकिल। लेकिन ये इंटरफेज एज वेल एज ऑफ होल साइकिल अगर बात करी जाए तो उसमें कौन सा होता है, G1 फेज होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है ये इंटरफेज का। उसके बाद इसमें क्या होता है, मैं आपको 2 पॉइंट और यहाँ पे लिख के बताने वाली हूँ। सेल अंडरगोज फास्ट डिवीजन, अगर सेल जो है डिवीजन एक फास्ट रेट पे अंडरगो कर रहा है, मतलब एक फास्ट रेट पे सेल डिवीजन हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो G1 है वो क्या होगा, शॉर्ट होगा। यानी कि अगर ये जो G1 है अगर डिवीजन जल्दी जल्दी हो रही है तो ऑब्वियसली इसका जो टाइम स्पेंड होगा, इसका जो मतलब कि एक टाइम पीरियड होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा। अगर सेल अंडरगोज स्लोअर,
मतलब कि टाइम लगा रही है, स्लोअर या फिर लॉन्ग डिवीजन हो रही है, तो उस कंटेक्स्ट में जीवन कैसा हो जाएगा, लॉन्गर। तो यहाँ पे हमारे पास अगर स्लोअर या लॉन्ग होगी, सेल जो है अंडरगो मतलब डिवीजन उसकी लॉन्ग होगी, तो इस कंटेक्स्ट में जीवन क्या हो जाएगा, लॉन्गर होगा ये फेज। उसके बाद कौन से इवेंट्स जो है जीवन में होते हैं, जीवन फेज में, ये भी पता होना चाहिए। इवेंट्स अकर इन जीवन फेज। तो समझो एक सेल से इसमें क्या हो जाते हैं, दो सेल बनते हैं, यानी डिवीजन होगी। अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन होती है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन जो है रिलेटेड होते हैं, तो पता है फिर अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन यानी प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। एटीपी एक हाईली एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट एटीपी जिसको हम बोलते हैं, उसकी फॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियोइड की फॉर्मेशन होती है, न्यूक्लियोटाइड की। उसके बाद आरएनए की फॉर्मेशन होती है, ये चीजें याद रखेंगे। और कुछ सेल ऑर्गेनिल्स जो हैं वो यहाँ पे डुप्लीकेट होते हैं, डुप्लीकेशन होती है। ये था जीवन फेज। अब बात करेंगे किसकी, एस फेज की। यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ एस फेज के बारे में। जी इंटरफेज पढ़ लिया, जीवन फेज हो गया, अब बात करेंगे एस फेज की। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सारी चीजें बता रही हूँ। इसको क्या बोलते हैं हम, सिंथेटिक फेज। डीएनए रेप्लिकेशन होती है कौन से फेज में, एस फेज में। ये चीजें भी पूछी जाती हैं, याद रखेंगे। देखो मान लो मैं आपको एक जो है एग्जांपल से बता रही हूँ, ये क्रोमेटिन के थ्रेड है, मतलब ऐसे अंदर थ्रेड से होते हैं क्रोमेटिन के। ये क्या है, क्रोमेटिन के थ्रेड है, 46 प्लोइडी है। डीएनए कंटेंट इसका 20 है। एस फेज के बाद इसने एस फेज अंडरगो किया, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो इसके ये था क्रोमेटिन फाइबर जो थे, ये तो सेम रहेंगे, मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स, लेकिन हर एक के क्रोमेटिड डबल हो जाएंगे विद 2 क्रोमेटिड। डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, 20 का 40 हो जाएगा डीएनए कंटेंट। क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे, लेकिन 2 क्रोमेटिड, यानी कि क्या ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, यहाँ पे 46 थे, यहाँ पे 46 थे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहेगा, लेकिन डीएनए के कंटेंट की बात करी जाए तो वो इस एस फेज में डबल हो जाएगा। अगर कुछ ज्यादा भी चीजें आपको समझ नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं है, इस फेज में 3 बातें याद रखेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। ये एस फेज के लिए 3 बातें आप याद रखेंगे, दैट्स इट। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, G2 फेज की। बस इतना ही था इसमें हमारे पास। अब G2 फेज की तरफ मूव करते हैं। इसको हम बोलते हैं सेकेंड ग्रोथ या गैप 2 फेज। सेकेंड ग्रोथ फेज या फिर इसको हम बोल सकते हैं गैप 2 फेज। प्री माइटोटिक होता है। अब ये तो चीजें मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, डायग्राम मैं काफी बार बना के दिखा चुकी हूँ, तो वहां से आप समझ सकते हो। प्री का मतलब पहले, माइटोटिक फेज से पहले आता है G2 फेज ऑब्वियसली, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस फेज में आप ये चीज याद रखोगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, यानी कि हमारे बेसिकली सेल ऑर्गेनिल्स की बात करी जा रही है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्जी डुप्लीकेशन, गोल्जी बॉडीज जो होती है उनकी डुप्लीकेशन, इन सब का सेल ऑर्गेनिल्स। बेसिकली क्या याद रखोगे, G2 में फेज में सेल ऑर्गेनिल्स डबल हो जाती है, उनका क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। इस फेज में आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस भी होता है। अब बात करेंगे रेगुलेशन की, सेल साइकिल के रेगुलेशन की। यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे रेगुलेट होती है। जितना आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है उससे कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, जैसे ये हार्मोन्स वगैरह के बारे में। एक हार्मोन जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एंजाइम और ये हार्मोन। तो यहाँ पे आप देखना, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल किसके द्वारा होती है, बाय काइनेसिस
मतलब कि काइनेसिस ये होता है प्रोटीन, काइनेसिस नेम्ड प्रोटीन, किसके द्वारा, काइनेसिस नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि डिपेंडेंट ऑन साइक्लिन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइक्लिन के ऊपर ही डिपेंड करता है, CDK2 ये होता है हमारे पास, ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइक्लिन के ऊपर, CDK2 के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ अब चेक पॉइंट्स के बारे में। चेक पॉइंट क्या होते हैं ये बता देती हूँ। चेक पॉइंट इन सेल साइकिल, यानी क्या बोल सकते हैं, इनका दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन पॉइंट्स, या फिर हम बोल सकते हैं इन्हें रेगुलेटरी पॉइंट्स। बेसिकली ट्रांजिशन पॉइंट्स, रेगुलेटरी पॉइंट्स, या जिनको हम चेक पॉइंट बोलते हैं सेल साइकिल में, ये वो पॉइंट होते हैं अगर कोई भी सेल जो है इन पॉइंट्स को, इन ट्रांजिशन पॉइंट्स को अगर क्रॉस कर जाएगा तो जो एक्टिविटी अंडरगो करनी होगी, जो ग्रोथ वहां पे होनी होगी, जो भी इवेंट वहां पे होना होगा वो वहां होकर ही रहेगा अगर किसको, ट्रांजिशन पॉइंट को क्रॉस करती है तो, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आगे थोड़ा सा ट्रांजिशन पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, ये दो होते हैं, एक होता है G1 फेज से S की तरफ और एक होता है G2 से M की तरफ। अब यहाँ पे मैं बना देती हूँ अगेन, छोटा सा M फेज हो गया, G1 फेज हो गया, S फेज, G2 फेज, G1 to S। एक फेज तो ये होगा ट्रांजिशन पॉइंट, एक ये चेक पॉइंट की G1 फेज से अगर S फेज में कोई भी सेल एंटर कर रहा है तो इसका क्या मतलब होगा कि आगे जो है सेल की एक्टिविटी होगी ही होगी। दूसरा है G2 से M, अगर ये G2 से M फेज में एंटर करेगा सेल तो ये भी क्या है, एक इसका ट्रांजिशन या रेगुलेटरी पॉइंट होगा, यानी कि वहां पे जो भी इवेंट होना होगा, एक्टिविटी होनी होगी वहां पर होगी वो, ठीक है। अगर मैं अब G1 to S फेज की बात करूं तो मेजर वन, इसका जो मेजर वन है किसके द्वारा कंट्रोल होता है, कंट्रोल्ड बाय G1 साइक्लिन CDK2, किसके द्वारा, G1 साइक्लाइन CDK2। एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। G2 to ये माइनर वाला चेक पॉइंट होता है, मेजर चेक पॉइंट होता है G1 to S वाला, माइनर जो होता है वो G2 से M वाला होता है, ये माइनर वाला है। तो इसमें क्या होगा, M साइक्लिन CDK2 ये इसके द्वारा क्या होता है, मतलब कि रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखोगे इसमें। अब यहाँ तक तो बात हो गई, हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया। क्वेश्चन हमारा आया है G0 फेज के बारे में, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन। खैर G0 फेज यहाँ पे हमने सेल साइकिल में नहीं पढ़ा है, अभी मैंने आपको सेल साइकिल के डायग्राम में नहीं बताई ये चीज कि भाई G0 कहाँ पे था इसमें, लेकिन अब G0 की एक मतलब काफी इंपॉर्टेंट मान सकते हो आप इसको, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम G0 फेज की। G0 फेज क्या होता है, G0 फेज कब होता है, जब व्हेन सेल इज अनेबल टू क्रॉस G1 to S checkpoint, then took exit from G1 phase। पहले मैं लिख देती हूँ सारी चीजें। सस्पेंड सेल साइकिल inactive stage but metabolically active। क्या याद रखना है, G0 फेज क्या होता है, जब सेल, यहाँ पे मैं फिर से बना देती हूँ, बहुत ही गंदा जो मैंने बनाया, अभी फिर से बनाएंगे इसको दूसरे पेन से। M फेज G1 S G2, जब कोई भी सेल G1 से जो S वाला ये चेक पॉइंट होता है इसको क्रॉस करने में क्या हो जाए, फेल हो जाते हैं, मतलब कि इसको क्रॉस कोई भी सेल जब नहीं कर पाता ड्यू टू मतलब एनी रीजन, मतलब सर्टेन रीजन इसके हो सकते हैं। G1 से S मतलब कि G1 to S चेक पॉइंट को जो ये हमारे पास है मेजर वन, जो है जो मेजर वन मैंने आपको बताया था, और माइनर हमारे पास ये G1 to G2 to S है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको ये क्रॉस नहीं कर पाता तो सेल क्या है, इस G1 फेज से एग्जिट ले लेता है, यहाँ से एग्जिट लेके यहाँ पे एक G0 फेज होता है वहां पे ये एंटर कर जाता है
और सस्पेंड कर देता है। मतलब कि सस्पेंड का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि सेल साइकिल को कुछ एडवर्सली उसने अफेक्ट कर दिया या सेल साइकिल को रोक दिया, बिल्कुल नहीं। सस्पेंड का क्या मतलब होता है, देखो मतलब आपने सुना भी होगा, स्कूल से कॉलेज से बच्चों को सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। तो वही चीज होती है सस्पेंशन की, कुछ टाइम के लिए बस वो वहां से अपना जो है हट जाते हैं, सेल साइकिल को सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें मतलब जैसे ही उनको उनकी जो है फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, वो वापस सेल साइकिल में पार्टिसिपेट करते भी हैं, ठीक है। तो सस्पेंड सेल साइकिल, मैंने आपको ये सस्पेंड के ऊपर इस वजह से इतना बताया क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है इसको लेकर। सस्पेंड का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ये वहां से हट गए और सेल साइकिल को रोक दिया, ऐसा कुछ हो गया। कुछ स्पेसिफिक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो उस वहां से जो है चले जाते हैं, जैसे उनको फेवरेबल कंडीशंस या जो भी चीज मतलब जिससे भी जो है सेल साइकिल एक्टिवेट होगी, जैसे ही उनको कंडीशंस उनके फेवरेबल लगती हैं तो वो वापस जो है सेल साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं और G1 से जो S तक का जो चेक पॉइंट है, ट्रांजिशनल पॉइंट है, इसको क्रॉस भी कर लेते हैं। तो ये होता है, भले ही इनएक्टिव स्टेज होते हैं लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको ऊपर एक बार और बताया था। अब एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको इसको मतलब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे देती हूँ। इसको भी रेज कर ही लेते हैं, काफी स्पेस बन जाएगा फिर हमारे पास, आगे मतलब एक फ्लो में कर लेंगे। देखो एग्जाम्पल देखो इसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स होते हैं, ये आप जो मोर्फोलॉजी वाला चैप्टर है नहीं, प्लांट फिजियोलॉजी में हम इस चीज को पढ़ेंगे। इनका डिफरेंशिएशन जब होता है, मतलब कि आफ्टर डिफरेंशिएशन ये पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि जी नोट फेज में चले जाते हैं पेरेन्काइमा की फॉर्म में। उसके बाद इनका डी डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो इनका डी डिफरेंशिएशन हो जाता है, जिसके बाद इनकी क्या होती है सेकेंडरी ग्रोथ, और इसके बाद क्या होते हैं ये सेकेंडरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स या टिश्यूज में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो है एग्जाम्पल है इसका, ये आपको याद रखना है। अब मुझे देखो, मैंने इंटरफेज वाला तो आपको पूरा अच्छे से बता दिया है, मैं सोच रही हूँ कि एम फेज भी यहीं आपको बता दूं, क्योंकि अभी तो हम देखो चैप्टर की एक फ्लो में सारा रिवीजन ले रहे हैं, तो चीज़ें एकदम से माइंड में रिवाइज होती चली जाएंगी। फिर बीच में छोड़कर कहीं से स्टार्ट करते हैं तो फिर थोड़ा सा दोबारा से कॉम्प्लेक्स लगता है। तो एक बार इसको देख ही लेते हैं। एम फेज की अब हम बात करेंगे। इंटरफेज में उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, मैंने काफ़ी इजी तरीके से आपको बताया है, और नहीं तो थोड़ा सा आप जो है पोज करके वापस से एक बार देख सकते हो, जो चीज़ें मैंने लिखी थी जिस प्रकार वो माइंड मैप सा बनाया था उसको याद रख लेना। एम फेज में सबसे पहला क्या था, कैरियोकाइनेसिस मैंने बताया था। कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस थे, राइट, 4 फेजेस मैंने आपको लिखवाए थे। दूसरी तरफ मैंने बताया था साइटोकाइनेसिस, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस में से जो सबसे पहला हमारे पास है प्रोफेज, उसको देख लेंगे। प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज की बात करूँ तो ये दो में स्प्लिट होता है, एक होता है अर्ली प्रोफेज और एक होता है लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में देखो क्या होता है, देखो जो बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज में कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जीनोम होता है क्रोमोसोम, उसका कंडेंसेशन हो जाता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। दूसरा क्या होता है, एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स, अनक्लियर, जो क्रोमोसोम के एंड होते हैं वो बिल्कुल अनक्लियर, मतलब बिल्कुल भी क्लैरिटी के साथ वो मतलब दिखते नहीं है। कैसे लगते हैं, सीम्स लाइक बॉल ऑफ वूल, जैसे आपने कभी ऊन का वो देखा है, ऊन का जो बोल होती है, मतलब ऐसी ऐसी सी दिखती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस फेज को, स्टेज को क्या बोला जाता है, स्पाइरिम स्टेज। इसके ऊपर स्पेसिफिकली क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। स्पाइरिम स्टेज बोला जाता है उसको, जहाँ पे जो क्रोमोसोम्स के एंड है वो बिल्कुल भी क्लैरिटी के साथ नहीं दिखते। उसके बाद यहाँ पे मैं अभी आपको इसका बना के दिखाऊंगी, सेंट्रोजोम क्या होता है, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल सेंट्रलेज अभी बना के दिखाऊंगी तो पता चल जाएगा। सेंट्रोजोम
सेंट्रोजोम प्लस सेंट्रल रेज क्या बनाते हैं, ईस्टर, क्या बनाते हैं कि ईस्टर। और याद रखेंगे एक सेल में कितने ईस्टर होते हैं, 2 ईस्टर होते हैं, ठीक है। ईस्टर नहीं, यहाँ पे एस्टर होता है, ये मैं क्या कह रही हूँ, एस्टर, एस्टर और ईस्टर में फर्क है, ईस्टर केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो एस्टर क्या होता है, देखो 2 एस्टर होते हैं, यानी कि पेयर ऑफ एस्टर प्रेजेंट होते हैं, पेयर में यानी कि 2 होते हैं प्रेजेंट। माइटोटिक अपैरेटस जिसको बोलते हैं, माइटोटिक अपैरेटस, रिजल्ट्स इन माइटोटिक अपैरेटस। अब देखो इसका मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, ये चीजें मैंने बता दी हैं सारी, आप इसको एक बार बना के देख लेंगे। यहाँ पे देखो सर्कल यहाँ पे शायद है नहीं, चलो खुद से बना लेंगे। कोई बात नहीं, आप यहाँ ऐसे भी समझ आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एनसीईआरटी की बुक में भी साथ के साथ आप अपने डायग्राम्स को जो है देख सकते हैं। देखो ये एंड है क्रोमोसोम के, जो कि मतलब ऐसे लगते हैं जैसे वो बोल ऑफ फूल, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब लेबलिंग करते हैं, जो मैंने आपको बताया था ये 2 होते हैं एस्टर, इनको बोला जाता है क्या, एस्टर, जो 2 होते हैं मैंने बताया था। और ये क्या बताया था मैंने, इसमें सेंट्रोजोम प्लस सेंट्रल, ये जो होती है सेंट्रोजोम, ये अंदर वाला सेंट्रोजोम होता है, और ये जो आपको दिख रही है ये होती है सेंट्रल रेस, दोनों मिलके क्या बनाती है, एस्टर बना लेती है। अब ये था प्राइमरी प्रोफेज। लेटर प्रोफेज की अगर मैं बात करूँ, लेट प्रोफेज जिसको हम बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है, जो सेंट्रियोल होते हैं ये अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, यानी कि देखो ऐसे इसमें कुछ होता है, सेंट्रियोल्स ये क्या होंगे, अपने अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, और स्पाइंडल फाइबर की फॉर्मेशन होगी। जो स्पाइंडल फाइबर ये इनकी फॉर्मेशन हो जाती है, स्पाइंडल फाइबर्स, ये जैसे आप देख पा रहे हो। कंप्लीट कंडेंसेशन और द क्रोमोसोम का कंप्लीट कंडेंसेशन का क्या मतलब, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे स्पाइंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होगी, और जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। कंप्लीट कंडेंसेशन हो जाता है क्रोमोसोम का, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब कि जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स वगैरह होते हैं, सेल ऑर्गेनिल्स जितने भी होते हैं, सेल क्या क्या आता है सेल ऑर्गेनिल्स में, जैसे गोल्जी अपैरेटस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो भी होते हैं ये सब क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं इस फेज में। याद रखेंगे प्रोफेज में क्या होते हैं, ये सारे जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं वो सब डिसअपियर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो ये था फर्स्ट प्रोफेज। अब बात करेंगे मेटाफेज की। मेटाफेज में क्या होता है, सेकेंड फेज हमारे पास कौन सा है, मेटाफेज। यानी कि इसमें क्या याद रखना है, इसमें स्पाइंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर जो होता है क्रोमोसोम का उससे अटैच हो जाते हैं, यानी कि एक इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट पे वो लाई करते हैं। अभी बना के दिखा देती हूँ। ये था अपोजिट हमारे पास, तो ये क्या करेंगे ऐसे, मेटाफेज में याद रखोगे मेटाफेजिक प्लेट से, यानी कि एक इक्वेटोरियल प्लेट जो है यहाँ पे बन जाती है, इस पे ये लाई करते हैं, जैसे कि ये आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं, जो काइनेटोकोर्स ये जो होते हैं ना इससे अटैच हो जाते हैं, ये अंदर काइनेटोकोर से स्पाइंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। नंबर ऑफ स्पाइंडल फाइबर जो है इसमें क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, यानी कि 46, जैसे कि स्पाइंडल फाइबर का नंबर 46 होता है तो वो क्या हो जाएंगे डबल, 46 टू से कितने 92। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर, मतलब कि बिगिनिंग, मतलब कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसका बिल्कुल डिसअपियरेंस की बिगिनिंग हो जाती है। मॉर्फोलॉजी, हाँ ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ये ऐसे आ सकते हैं कि अगर मॉर्फोलॉजी
या फिर स्ट्रक्चर पढ़ना हो क्रोमोसोम का तो कौन सी बेस्ट फेज रहेगी इसको पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा इसका मेटाफेज। अगर मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का स्टडी करना है तो मेटाफेज जो है बेस्ट स्टेज होती है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आती है एनाफेज। एनाफेज भी इजी है। इसमें क्या होता है देखो, ये बेस्ट स्टेज होती है। अगर शेप, ये तो था मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर पढ़ना तो मेटाफेज होगी। अगर जो है शेप, क्रोमोसोम की शेप को ऑब्जर्व करना हो, शेप ऑफ क्रोमोसोम, तो उसके लिए बेस्ट हमारे पास कौन सी होती है, एनाफेज। एनाफेज में जो है इसकी बेस्ट स्टडी हो सकती है। तो एनाफेज में हम शेप ऑफ क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं इस फेज में अच्छी खासी। तो यहाँ पे मैं बता, इसमें क्या होता है देखो, जो क्रोमेटिड होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। देखो ये रह ही गया था, देखो इसमें क्या होगा, अपोजिट पोल की तरफ क्या करते हैं, ये मूव कर जाते हैं। और स्प्लिटिंग जो सेंट्रो, ये क्या होती है, सेंट्रोमियर्स बोलते हैं इनको। ये अलग अलग हो गए और ये जो है क्या हो गए, क्रोमेटेड अपना अपोजिट पोल पे चले गए। इसमें ये होता है। उसके बाद टीलोफेज की बात करेंगे, जो हमारे पास लास्ट फेज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टीलोफेज। इसमें क्या होगा, मान लो कि ये दो सेट है हमारे पास, ये 2n2c यानी कि प्लॉइडी है इनकी ये, और इसकी भी 2n2c यही है। तो ये क्या होगा, इस फेज में हमारे पास ये स्प्लिट हो जाएंगे, अलग अलग ऐसे दिखने लग जाते हैं। इसमें प्लॉइडी सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है टीलोफेज में, याद रखेंगे ये चीज। इसमें क्या क्या होता है मैं बोल के आपको बता देती हूँ। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देखो प्रोफेज में क्या हुआ था, जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स थे वो डिसअपियर होने लग गए थे। तो लास्ट फर्स्ट फेज में जब डिसअपियर होने लग गए थे सारे सेल ऑर्गेनिल्स, तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट फेज में क्या है, ये वापिस से रीअपियर होने लग जाते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स का डीकंडेंसेशन हो जाता है। प्रोफेज का उल्टा ही टीलोफेज होता है, आप इसको बिल्कुल इसका अपोजिट कंसीडर कर सकते हो। तो टील उसका क्या बोलते हैं, प्रोफेज में कंडेंसेशन हुआ था क्रोमोसोम्स का, इसमें डीकंडेंसेशन होगा। क्रोमोसोम जो है अपनी आइडेंटिटी जो होती है उसको खो देते हैं वापस, लॉस, वो जैसे मैंने बताया बिल्कुल स्प्लिट, बिल्कुल अलग हो गए थे वहां पे। तो इसमें ये होता है। उसके बाद हमारे पास ये आता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के चारों फेजेस हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें हमारे पास क्या आता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस दो मतलब प्लांट सेल में भी और ह्यूमन सेल, सॉरी ह्यूमन कह रही हूँ, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में देखने को मिलता है अलग अलग तरीके से। एनिमल सेल में तो एक फ्यूरो में कन्वर्जन हो जाता है। प्लांट सेल में क्या होता है, सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है। एनिमल सेल में देखो क्या होता है, इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोफाइलामेंट्स, यानी कि साइटोस्केलेटन। क्या होता है इसमें, फ्यूरो की फॉर्मेशन कैसे होती है, देखो ऐसे, सेल फ्यूरो। ये जो आपको अंदर की साइड जो है ये इनकी फॉर्मेशन होती है, और एट द एंड क्या हो जाएंगे, ये दो में अपना अलग हो जाएंगे बिल्कुल। ये देखो ऐसे, ठीक है। ये सेंट्रीपिटल, बेसिकली इसमें क्या होगा, सेंट्रीपिटल, जो अंदर की साइड हो गए, स्प्लिट हो गए हैं। प्लांट सेल में क्या होगा ये भी देख लो, ये कुछ प्लांट की सेल इस प्रकार होती है। ये क्या होता है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होती है, आउटर अपना सेल वॉल होती है। ये अंदर जो मैंने बना इसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट क्या होती है, ये कॉम्प्लेक्स होता है गोल्जी मतलब गोल्जी का और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और माइक्रोट्यूबुल का जो कॉम्प्लेक्स होता है इसको बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। या बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज के हिसाब से बोलूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिडल लेमिला।
ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम इसको, मिडल लैमेला बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल, यानी कि देखो सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल में क्या डिफरेंस है। सेंट्रीपीटल का मतलब है जो इनवर्ड्स ग्रो करे, अब इसमें इनवर्ड्स अंदर की साइड ही ग्रोथ हुई थी, और सेंट्रीफ्यूगल में अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होगा, ग्रोज आउटसाइड, जो आउटसाइड ग्रोथ करे, ग्रोज आउटवर्ड्स, बाहर की साइड जिसकी ग्रोथ हो, यानी कि सेल वॉल ग्रोज आउटवर्ड्स। तो ये हमारे पास क्या था, ये मैंने आपको पूरा ओवरऑल चीज़ें मैंने आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग बता दी है। और यहाँ पे अब मैं आपको एक सिग्निफिकेंस, माइटोटिस का सिग्निफिकेंस बता देती हूँ क्विकली। देखो इसमें क्या होता है, जेनेटिकली सेम रहता है सारा मटेरियल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में इसकी ग्रोथ होती है, रिपेयरिंग में ये काम करता है, इंजरी के बाद जो हीलिंग होती है उसमें इसका काम होता है। सारी एनसीईआरटी की लाइन है, ये मैं इस वजह से क्विकली आपको बता रही हूँ, ये मैं यहाँ पे बता दिया मैंने। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को ये रिस्टोर करता है, सरफेस एरिया और जो वॉल्यूम की रेशियो होती है सेल की, उसको भी ये रिस्टोर करता है, जो प्लांट में ग्रोथ होती है और इसको भी ये इनिशिएट करता है। अब यहाँ पे माइटोसिस हम पढ़ चुके हैं, एक मैं मियोसिस यहाँ पे आप मियोसिस और बता देती हूँ। रुको मैं इसको आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में एक माइंड मैप के जरिए बता देती हूँ, उससे आपको याद रहेगा फिर। देखो एक बिल्कुल आपको मैं ओवरव्यू दे देती हूँ इसका। मियोसिस में हमने क्या पढ़ा है, प्रोफेज 1 पढ़ा है, मेटाफेज 1 पढ़ा, एनाफेज 1 पढ़ा, टीलोफेज पढ़ा, राइट। चारों चीजें, चारों फेज में आपको पढ़ा चुकी। इसके बाद आती है इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में हमने इसमें क्या क्या होता है मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, जो हमने वो अपना G1S और G2 फेज में देखा था। आरएनए की फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, डीएनए का कंटेंट जो है डबल नहीं होता, डीएनए का कंटेंट डबल नहीं होता है, इसमें सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक और हमारे पास आता है इसके बाद फेज मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड में ये सारी चीजें रिपीट होती है, बस यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड। सारों में क्या लग जाएगा, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। मतलब ये बिल्कुल माइटोसिस के जैसी होती है, ये सेम, ये माइटोसिस हो गई, मियोसिस नहीं होती, माइटोसिस सेम एज माइटोसिस। यहाँ पे अगर मैं मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 की बात करूं, बस यहाँ पे समझाने वाला ही प्रोफेज 1 है, क्योंकि इसमें कुछ अलग क्या है, प्रोफेज 1 भी आगे 5 जो है स्टेजेस में, 5 फेजेस में आगे डिवाइड हो रखा है, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी काफी अच्छे से मतलब आते हैं। तो मैं वो चीज आपको बता देती हूँ, बाकी जो भी फेज रहते हैं वो सेम रहेंगे। बस इसमें मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के जो 5 हमारे पास वो टॉपिक हैं, 5 फेज हैं बेसिकली, टॉपिक कह रही हूँ, वो मैं आपको बता देती हूँ उसमें क्या होता है। पहला इसमें होता है लेप्टोटीन, ये पहले मैं लिख देती हूँ, फिर मैं आपको 1 बाय 1 बता दूंगी। लेप्टोटीन, फिर आता है हमारे पास जाइगोटीन, फिर हमारे पास आता है पैकेटीन, उसके बाद आता है डिप्लोटीन, फिर हमारे पास क्या आता है, डाइकाइनेसिस। बात करेंगे लेप्टोटीन की सबसे पहले। अब हम यहाँ पे लेप्टोटीन का डिस्कशन करेंगे। सॉरी,
इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन होता है स्टेज पे। इसको हम क्या बोलते हैं, बुकेट स्टेज भी बोल सकते हैं। अगर बुकेट स्टेज आपके पास लिखा हुआ आ रहा है तो आप उससे कंफ्यूज ना हो, लैक्टोटीन की बात हो रही है, वहां पे कंडेंसेशन हो जाता है क्रोमोसोम्स का। कैसे, देखो ये ऐसे, ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे जाइगोटीन की। जाइगोटीन में क्या होता है, देखो इसको बाइवेलेंट या टेट्राड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी मैं ये बता दूंगी, अभी क्लियर कर लेंगे इस चीज को। इसमें क्या होता है, ये देखो, ये क्रोमेटिड 1 है, ये क्रोमेटिड 2 है, ये क्रोमेटिड 3 है, ये क्रोमेटिड 4 है। कितने क्रोमेटिड हो गए, बाइवेलेंट क्यों बोला है, क्योंकि एक वैलेंट ये हो गया, एक ये, यानी 2 वैलेंट हो गए। टेट्राड यानी कि 4 यहाँ पे हमारे पास क्रोमेटिड होंगे। यहाँ पे बीच में इनके क्या होता है, एक सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होता है। क्या बोलते हैं इसको हम, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इनके बीच में होता है, यानी कि क्या होता है, इस बेसिकली इस स्टेज में क्या होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। सिनेप्सिस यानी कि उनका जो है क्या मतलब क्या आपस में कनेक्शन, ठीक है। सिनेप्सिस किनका, होमोलोगस ऑफ नॉन सिस्टर। नॉन सिस्टर किन्हें बोलते हैं, जो अलग अलग हो, नॉन सिस्टर होमोलोगस। होमोलोगस यानी एक जैसे जीन्स मतलब कि जेनेटिक मटेरियल जिसका होता है लेकिन अलग अलग हो, जैसे कि यहाँ पे एक जैसी बेशक लेकिन अलग अलग है। नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जो सिनेप्सिस होता है, कौन से फेज में होता है, जाइगोटीन फेज में। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और जैसे चीजें मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया जाइगोटीन। थर्ड हमारे पास क्या है, पैकेटीन। पैकेटीन फेज में क्या होता है, टेट्राड की जो फॉर्मेशन थी यहाँ पे, टेट्राड की फॉर्मेशन अकर्स इन जाइगोट। टेट्राड की फॉर्मेशन तो जाइगोटीन में होती है, लेकिन फॉर्मेशन हो चुकी है जाइगोटीन में, लेकिन वो दिखता अपीयर कब होता है, पैकेटीन स्टेज के दौरान। बट अपीयर्स इन वो पैकेटीन स्टेज में अपीयर होता है। भले ही टेट्राड की फॉर्मेशन जो है वो जाइगोटीन में हो चुकी है, पैकेटीन के दौरान, सॉरी उसकी जाइगोटीन के दौरान टेट्राड की फॉर्मेशन हो चुकी है, लेकिन जो वो अपीयरेंस होती है उसकी वो पैकेटीन में होती है। इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर बाय किसके द्वारा, रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स। एंजाइम कौन सा होता है, रिकॉम्बिनेस, जिसका नाम क्या होता है, रिकम्बिनेस। एंजाइम का नाम होता है रिकम्बिनेस, ये याद रखेंगे आप। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है रिकम्बिनेशन नोड्यूल्स के द्वारा। कौन से मतलब किस एंजाइम की मदद से, रिकम्बिनेस की मदद से। देखो अब यहाँ पे मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या हो गई है, क्रॉसिंग ओवर हो गई है। बीच में यहाँ पे सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स तो रहेगा ही रहेगा। किसके बीच में होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अगेन जो पीछे था हमारे पास, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे इसमें क्या होगी, देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है आगे, वैसे हम देख भी लेंगे। अगर बात करी जा रही है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की, सिनेप्सिस की, तो वो जाइगोटीन में हुआ है। पैकेटीन में क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुई है, ये चीज याद रखोगे। डिप्लोटीन की बात कर लेंगे। डिप्लोटीन में क्या होता है, फोर्थ हमारे पास जो है, इसमें एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर या काइस्माटा का कहीं पे, कियास्माटा का कहीं पे भी जिक्र आपके पास आ जाए तो बिना सोचे समझे डिप्लोटीन आपको टिक कर देना है। इसमें क्या होता है, देखो ये जो हमारे पास है यहाँ पे क्रॉस, बिल्कुल एक्स शेप यहाँ पे अटेन कर लेता है। ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स तो हट गया। यहाँ पे देखो ये एक्स शेप को हम क्या बोलते हैं, कियास्माटा भी इसको यहाँ बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, देखो इस स्टेज में क्या होती है, जो सेल डिवीजन होती है वो डिप्लोटीन के दौरान अरेस्ट मतलब कि बंद हो जाती है इस स्टेज के दौरान। प्रोलॉन्ग्ड डिप्लोटीन, अगर मतलब कि डिप्लोटीन स्टेज काफी लंबी चल रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिक्टोटीन बोलते हैं, डिक्टोटीन स्टेज बोलते हैं। ह्यूमन oogenesis के दौरान, ह्यूमन जो फीमेल में होते हैं, oogenesis का क्या प्रोसेस होता है, ये हमारे पास क्लास 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में आ पढ़ते हैं। हालांकि चैप्टर हम कवर कर चुके हैं और मैं आपको बता भी चुकी हूँ। फीमेल oogenesis में क्या होता है, oogenesis का क्या मतलब होता है, ओम की फॉर्मेशन को हम oogenesis बोलते हैं। तो इस फेज में क्या होता है, देखो जब एक फीमेल जो है यानी कि एक जो है फीटस मदर के पेट में होती है, यानी कि फीमेल की मैं बात करूं, उस दौरान जो है ओवरीज की फॉर्मेशन चालू हो जाती है, यानी कि कई मिलियन ओवरीज जो है उस दौरान क्या है, एक फीटल फीमेल की
अंदर होती हैं, लेकिन जैसे ही वो क्या होती है उसकी डिलीवरी होती है तो उस दौरान जो सेल डिवीजन का ये प्रोसेस होता है ये स्टेज पे अरेस्ट हो जाता है, किस पे, डिप्रोटीन पे। उसके बाद जैसे ही वो प्यूबर्टी हिट करती है, यानी कि 13-14 साल की उम्र में आने तक एक फोलिकुलर आर्ट्रीसिया नाम की कंडीशन हो जाती है, यानी कि तब तक बहुत मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 हजार ओवरी ही बच जाते हैं। ठीक है, कई मिलियन जो थे वो मतलब कि उस दौरान वो खत्म हो जाती है ओवरी, उसको फोलिकुलर आर्ट्रीसिया हम कंडीशन बोलते हैं, वो हम उस चैप्टर में ही पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये पूरा ये प्रोसेस होता है फीमेल oogenesis का। उसके बाद जब सेकेंडरी उसकी उस साइड की फॉर्मेशन होती है, कब होती है, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो कंप्लीट ओवम वगैरह बनता है, जाइगोट इम्प्लांटेशन हो जाती है। काफी लंबा चौड़ा ये प्रोसेस है जो कि हम उस चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद इस स्टेज में क्या हुआ, डिप्लोटीन मैंने बता दिया। लास्ट स्टेज हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा, यानी कि वापिस अलग हो जाते हैं, स्पाइंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम जो है वापिस रीअपियर होने लगते हैं। इसके बाद आता है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में आप जानते हो जो होमोलॉगस है वो एक इक्वेटोरियल प्लेट पे कंबाइन हो जाते हैं, यानी कि मैंने बताया था जो मेटाफेजिक प्लेट जिसको हम बोल सकते हैं, जो हमने पीछे किया था, इसमें जो नंबर ऑफ स्पाइंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम के बिल्कुल इक्वल रहते हैं। उसके बाद एनाफेज 1 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, जो भी ये जैसे कि एनाफेज 1 में हमने किया था ऐसे एनाफेज 2 में होता है। रिडक्शनल डिवीजन हम इसको बोलते हैं। टीलोफेज 2 में क्या होता है, वो वापस वही चीज हमारे पास आ गई और मतलब कि सेम चीजें हैं, बाकी तो ये जो अलग था ये मैंने आपको यहाँ बता ही दिया है। तो ये था, अब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसी के साथ आपका ओवरऑल चैप्टर मतलब कि 90% चैप्टर यहाँ पे हमारे पास कवर हो चुका है। एनसीईआरटी की कुछ लाइनें मतलब कि ऑब्वियसली लाइनें तो बहुत सारी बचती है, उसका मैं 10% यहाँ पे रिड्यूस कर रही हूँ। बाकी मैंने एक ब्रीफ में आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दे दिया है, जिससे कि अब हम इजिली अपने क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। बार बार अब मुझे हर चीज डिटेल में बताने की आवश्यकता तो नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो था उसके अनुसार अपना स्टार्ट करते हैं। Some dividing cell exit the cell cycle and enter vestige. This is called, this process occurs at कौन से जो है ये प्रोसेस जो है कौन से किस फेज के एंड पे होता है, तो एम फेज। अब एम फेज मैंने बोला है, कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि मैंने वहां पे आपको G1 फेज बोला था। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझो, occurs at the end of, यहाँ पे एंड बोल दिया। अब एम फेज के बाद ये तो हमारे पास G1 फेज आ रहा था ना, तो एम फेज का जैसे ही एंड हुआ उसके बाद ये G0 फेज में चला गया। अगर स्टार्टिंग वर्ड यहाँ पे यूज किया होता ना किसके स्टार्टिंग में, तो आप G1 फेज बोलते, एंड वर्ड का यहाँ पे यूज किया था तो आप क्या करोगे, एम फेज बोलोगे, राइट। अब आगे हम मुझे इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट किसके रिगार्ड में, G1 फेज, यानी जिसको हम गैप 1 फेज बोलते हैं, इंटरफेज का, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था। तो करेक्ट यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ होल्स गलत है। रीऑर्गेनाइजेशन कब होती है, कौन से, वो लास्ट फेज हमारे पास होता है उसका, वो अपना टीलोफेज के दौरान। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ग्रोथ बट डज नॉट, बिल्कुल ठीक है ये, इसके बारे में बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस नहीं होती, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन तो होती नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ध्यान से एक बार फिर से सुनना, फिर से बता देती हूँ। G1 फेज के दौरान जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, कंटिन्यूसली ग्रो करता है, लेकिन अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करता है। अगर समझने में सारी चीजें मुश्किल हो रही है तो इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, याद रख लेना, कोई इशू वाली बात नहीं है। क्या बोला मैंने, ड्यूरिंग G1 फेज जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और कंटिन्यूसली ग्रो करती है, लेकिन अपने डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती। डीएनए सिंथेसिस जो है वो एस फेज में होती है, ये चीज मैंने आपको अलग से बताई थी। एस फेज के दौरान न्यूक्लियर डिवीजन जो है कैरियोकाइनेसिस के दौरान होती है। न्यूक्लियर डिवीजन कब होती है, कैरियोकाइनेसिस के दौरान। यानी कैरियोकाइनेसिस में हमारे वो जो 4 प्रोसेस थे, प्रोफेज, वो मेटा, एना, टीलोफेज में होता है रीऑर्गेनाइजेशन सभी का। उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन जो होती है सारे सेल कंपोनेंट की, वो किस में होती है, एम फेज में होती है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, B1। सेल इन G0 फेज, सेल जो होते हैं G1 फेज में वो क्या करते हैं ये बताना है, एग्जिट, बिल्कुल ठीक है, एग्जिट कर देते हैं। किसको, एक मिनट, एग्जिट नहीं करते, मैंने आपको क्या बताया था, वो क्या करेंगे, हाँ सेल्स सबसे, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप एंटर और टर्मिनेट वाले को तो बिल्कुल कैंसिल कर देते। आप कंफ्यूज यहाँ पे किस में होते, आप कंफ्यूज होते ए और सी में, क्योंकि दोनों ही चीजें हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि जो सेल होते हैं G0 सेल के, वो सेल साइकिल को एग्जिट कर देते हैं, और सस्पेंड भी मैंने आपको वर्ड बताया था। लेकिन प्रायरली आपको याद रखना है, प्रायरली सबसे पहले तो क्या होगा, एग्जिट करेगा सेल साइकिल को, तभी तो सस्पेंड होगा ना, राइट, तभी तो सस्पेंशन वाली स्टेज में वो जाएगा।
आएगा, तभी तो मतलब कि देखो पहले तो एग्जिट ही करना पड़ेगा। तो प्राइमरी आप बेसिक इस चीज को याद रख लेना, सबसे पहले जो जी नोट सेल में सेल होते हैं, जी नोट फेज में जो सेल होते हैं वो सेल साइकिल को एग्जिट करते हैं, उसके बाद क्या होती है, उनकी एक्टिविटी सस्पेंड होती है। फिर से सुन लो, जी नोट फेज या जी नोट या फिर रेस्टिंग फेज जो होता है एक नॉन ग्रोइंग स्टेट होती है, जो कि इंटरफेस से बिल्कुल अलग होती है। ये एक पीरियड होता है सेल साइकिल में जिसके दौरान जो सेल है वो क्विसेंट स्टेट में यानी कि बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट में चला जाता है। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, अब इतना ही था इसमें। करेक्ट सीक्वेंस, जो चीज मैंने आपको बताई थी कि आप करेक्ट सीक्वेंस याद रख लेना, वही हमारे पास है। गैम फेज था सबसे पहले, नहीं G1 फेज था, G2 गलत है, S गलत है, G1 S G2 बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बोला था ये फेज आप याद रखोगे, क्वेश्चन आ गया है बिल्कुल हमारे सामने। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया का। डीएनए बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है बैक्टीरिया में वो कौन से फेज में होती है, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, प्रायर टू फीजन। फीजन का मतलब होता है कि जो कि मतलब बिल्कुल ऐसे जो अलग अलग होना, ठीक है, जो अलग अलग होता है उसको हम बोलते हैं फीजन, और जो दो चीजें कोई भी जुड़ के आपस में एक बनती है उसको बोलते हैं फ्यूजन। तो हमारे पास क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा, देखो बैक्टीरिया में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो किस में होता है, साइटोप्लाज्म, मतलब कि फीजन से पहले साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोकैरियोट्स ड्यू टू देयर प्रिमिटिव, प्रोकैरियोट्स का जो है प्रिमिटिव नेचर होता है आपको पता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स दो प्रकार के ही होते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो है ना न्यूक्लियस होता है ना सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह होते हैं, पुराने वाले होते हैं। यूकैरियोट्स मॉडिफाइड होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स उनके प्रिमिटिव नेचर के कारण जो है वेल मार्क्ड एस फेज को शो ही नहीं कर पाते, तो एस फेज से पहले ही यानी कि हमारे पास प्रायर टू फ्यूजन ही क्या हो जाता है, बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। अदरवाइज नॉर्मली हम बात करें, मैंने आपको क्या बताया था, एस फेज के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे बैक्टीरिया दिया गया है, ह्यूमंस नहीं दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स क्वेश्चन है, एक सोमेटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीट, जिसने जस्ट अपनी एस फेज जो है सेल साइकिल का एस फेज को कंप्लीट किया है, एज कंपेयर टू गैमेट ऑफ द सेम से, मतलब कि अगर दूसरे स्पीसीज के गैमेट से उसको हम कंपेयर करें हैज, तो उसके पास क्या होगा ये बताना है। तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ट्वाइस गलत है, ट्वाइस नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे एंड 4 टाइम बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास ठीक होगा। अब ध्यान से सुनो, जब एस फेज कंप्लीट होता है तो सोमेटिक सेल जो है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करते हैं। सोमेटिक सेल को ही हम पोटेंशियल सेल भी बोल सकते हैं। एंड 4C कंटेंट ऑफ डीएनए, तो हमारे पास क्या हुआ, इसका मतलब ट्वाइस नंबर क्रोमोसोम का होता है, 4 टाइम्स अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, T2N4C। ये चीजें मैंने यहाँ पे लिखी थी, हम जब पढ़ रहे थे मैंने लिखी थी, तो आपको जस्ट ये चीज याद रखनी है। जब डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो स्ट्रैंड्स की अनवाइंडिंग होती है वो एक सिंगल स्ट्रैंड को वल्नरेबल मतलब कि उसको एज इट इज छोड़ देती है। एस फेज के दौरान अगर कोई भी प्रॉब्लम डीएनए रेप्लिकेशन के साथ होती है तो वो चेक पॉइंट को ट्रिगर कर देता है, तो वो वहां पे मतलब कि फिर क्या होता है, एक कैस्केड जो होता है सिग्नलिंग इवेंट्स का, वो उस फेज के ऊपर होल्ड रखता है जब तक प्रॉब्लम जो है सोल्व ना हो जाए। तो ये होता है हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ड्यूरिंग विच फेज, कौन से फेज के दौरान, सेल साइकिल के कौन से फेज के दौरान जो अमाउंट है डीएनए का एक सेल में वो क्या रहता है, रिमेन्स एट 4C लेवल। अगर इनिशियल अमाउंट डिनोट करें हम 2C से, कौन से सेल पे ये सेम रहेगा, ये पूछा गया है। करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास होता है ओनली G2। देखो एम फेज में जो बोथ 4C और 2C होते हैं डीएनए के, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे। तो करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका क्या आएगा, ओनली G2। नेक्स्ट है एस फेज ऑफ सेल साइकिल। एस फेज में क्या होता है, ये पूछा गया है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स, बिल्कुल ठीक, अलग से मैंने लिख के आपको बताया था। रिमेन सेम नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। अमाउंट ऑफ डीएनए गलत है, रिड्यूस नहीं होता, डबल होता है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। मैं बता चुकी, गिवन फेज इज अ स्कीमेटिक ब्रेकअप ऑफ द फेज साइकिल। आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंडिकेशन ऑफ स्टेज या फेज इन सेल साइकिल। क्या बताना है, करेक्ट इंडिकेशन बताना है स्टेज का या फेज का सेल साइकिल में हमारे पास कौन सा है, ये पूछा गया है। तो देखो सी यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस, यहाँ पे माइटोसिस की बात हो रही है। देखो ये इंटरफेस हो गया, ये माइटोसिस में हमारे पास कैरियोकाइनेसिस होता है और क्या होता है अपना साइटोकाइनेसिस, गलत है। यहाँ पे ए क्या है हमारे पास, ए आएगा कैरियोकाइनेसिस जिसमें कि 3 चीजें होती हैं, राइट। सी होता है हमारा साइटोकाइनेसिस, तो गलत हो गया। डी सिंथेटिक फेज, यहाँ पे डी हमारे पास क्या होगा, सिंथेटिक, ये हो गया G1, ये हो गया S, ये हो गया G2 और ये हो गया M। बिल्कुल ठीक है, S या D हमारे पास क्या है, सिंथेटिक फेज। ए हमारे पास क्या है, साइटोकाइनेसिस, गलत है, C होगा साइटोकाइनेसिस।
उसके बाद बी मेटाफेज, यहाँ पे बी कहाँ है, ये मेटाफेज नहीं, ये हमारे पास मेटाफेज नहीं होगा। तो यानी कि हमारे पास क्या होगा, 1 2 3, ये मेटाफेज नहीं, ये होता है एनाफेज। तो करेक्ट ऑप्शन बेसिकली इसका क्या आएगा, डी। ये तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं, डायग्राम में आपने ये चीज कई बार पढ़ भी ली हुई, मैंने पढ़ा भी दी थी आपको। तो एस या सिंथेसिस फेज में रेप्लिकेशन या डिप्लीकेशन जो होता है क्रोमोसोमल फेज, ये दो चीज आपको पता ही है, एस फेज के बारे में बार बार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट एट व्हाट स्टेज ऑफ, मतलब कि सेल साइकिल की कौन सी स्टेज में जो हिस्टोन प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, कौन सी स्टेज में ऐसा होता है, तो एस फेज के दौरान ऐसा होता है। याद रखेंगे स्कीमेटिक ब्रेकअप जो होता है मतलब कि जो हिस्टोन के प्रोटीन होते हैं बेसिकली वो एस फेज के दौरान सिंथेसाइज होते हैं। सेल साइकिल के एस फेज के दौरान हिस्टोन्स के जो प्रोटीन होते हैं वे सिंथेसाइज होते हैं। एस फेज या सिंथेटिक फेज जो होता है इज व्हेन सिंथेसिस ऑफ डीएनए, कब होता है वो, जब डीएनए का सिंथेसिस वहां पे होगा, तभी तो क्या होगा, ऑब्वियसली डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है। डीएनए से कौन रिलेटेड होता है, हिस्टोन ऑक्टामर, राइट। इससे क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर रिलेटेड होता है। तो डीएनए किससे रिलेटेड है, अपना एस फेज से। तो करेक्ट ऑप्शन अल्टीमेटली ड्यूरिंग एस फेज होगा। सोमेटिक सेल साइकिल में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ये पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जीवन फेज गलत है, गलत है। डीएनए रेप्लिकेशन बिल्कुल ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ हो गया, एस फेज में। अगेन यही क्वेश्चन देखा मैंने आपको एस फेज का, इस वजह से बोला था, ये पॉइंट यहाँ पे याद रखोगे। एस फेज में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट है इन सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन, सेल साइकिल में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो किस में होता है, टेक्स प्लेस इन। तो यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन। बताने की जरूरत नहीं है, चौथी या पांचवी बार 12वें क्वेश्चन में से हमने एस फेज का अभी तक यही क्वेश्चन किया, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। एक बैक्टीरियम जो है वो डिवाइड करता है, हर एक 35 सेकंड में वो डिवाइड हो रहा है। अगर एक कल्चर जो कि कंटेन कर रहा है 10⁵ सेल्स पर ml वो ग्रो करे, इज ग्रोन फॉर, उसको 175 मिनट्स तक हम ग्रो कराएं, व्हाट विल बी द, तो सेल की कंसंट्रेशन पर ml 175 मिनट्स के बाद क्या होगी, ये पूछा गया। दोबारा सुनो, एक बैक्टीरियम है जो कि डिवाइड कर रहा है हर 35 मिनट में, ठीक है, हर 35 मिनट में वो डिवाइड कर रहा है। अगर एक कल्चर जो कि कंटेन कर रहा है 10⁵ सेल्स पर ml, उसको हम 175 मिनट्स तक ग्रो कराएं, तो व्हाट विल बी द सेल, तो जो सेल की कंसंट्रेशन पर ml हर, मतलब कि 175 मिनट के बाद सेल की कंसंट्रेशन पर ml कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पे हमें सारा डाटा गिवन है। 175 अपॉन टाइम कितना, 35 मिनट। इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 डिवीजन, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म्ड कितना आएगा। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2⁻n, यानी कि n के प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, 2⁵ इंटू यहाँ पे क्या है 10⁵, कितने सेल्स है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन का 32 इंटू 10⁵, ये करेंगे 32 इंटू 10⁵, यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसमें देख लेंगे 32 इंटू 10, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट बी कॉमन टू माइटोटिक सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स, कौन सा स्ट्रक्चर जो है इनमें से कॉमन नहीं होगा माइटोटिक सेल्स के लिए हायर प्लांट्स के। बेसिकली पूछा गया है माइटोटिक सेल्स में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास होगा सेंट्रियोल इज नॉट कॉमन, यानी कि बी ऑप्शन जो हमारे यहाँ पे करेक्ट है। प्लांट्स जो है उनके पास, प्लांट सेल के पास, प्लांट्स में बात करी गई थी, एनिमल्स में बात नहीं करी गई है। याद रखेंगे प्लांट सेल्स के पास सेंट्रियोल्स नहीं होते हैं। सेल प्लेट्स जो है वो साइटोकाइनेसिस के दौरान अपीयर होती है डिवाइडिंग सेल्स में। सेंट्रोमियर क्या करते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड करके रखते हैं क्रोमोसोम में। स्पाइंडल फाइबर कब अपीयर होते हैं, मेटाफेज के दौरान। ठीक है, चारों चीजें मैंने बता दी हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू, मियोसिस के रिस्पेक्ट में यहाँ पे मैच करना है। चारों चीजें मैंने अच्छे से बताई थी, इनके जो एक्सक्लूसिव पॉइंट थे वो मैंने आपको बताए थे, और एक्सक्लूसिव वर्डिंग ही हमारे पास यहाँ पे आ रखी है। तो देखो जाइगोटिन में क्या था, सिनेप्सिस हो रहा था। पैकेटिन में क्या था, क्रॉसिंग ओवर जो मैंने बताया था। डिप्लोटिन की अगर बात करी जाए तो उसमें कियास्माटा थी, और डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन। तो ए का क्या था, फोर्थ, यानी ए का फोर्थ, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अगर एक भी आपको पता हो तो आप यहाँ पे इसको करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, जाइगोटिन सिनेप्सिस बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। डिसोल्यूशन जो होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, वो किस में होता है, डिसोल्यूशन, यानी कि उसका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हटना वहां पे कौन से फेज में होता है, डिप्लोटीन फेज में होता है। तो देखो डिसोल्यूशन जो होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, वो डिप्लोटीन स्टेज जो होती है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 की, उस दौरान होता है। जो बिगिनिंग होती है डिप्लोटीन की, वो रिकॉग्नाइज किससे होती है, बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, और टेंडेंसी टू रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है, बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर की
की साइड को छोड़कर। तो दीज एक्स जो ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम कियास्माटा बोलते हैं। तो डिप्लोइड स्टेज में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाता है, लेकिन एक क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम होता है कियास्माटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन की द करेक्ट सीक्वेंस बतानी है ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस के दौरान जो से करेक्ट सीक्वेंस होते हैं वो यहाँ पे हमें बताने हैं। सबसे पहले कंडेंसेशन होता है, बिल्कुल करेक्ट है, हमारे पास फेज में कंडेंसेशन होता है जो बार बार मैं बता रही थी। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअसेंबली हो रही थी। अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है, ये हमारे पास इक्वेटर लाइन पे वो अपना ये सारा था प्रोफेज का, ये था हमारा मेटाफेज में। सेंट्रोमियर की डिवीजन अपना एनोफ फेज में हो रही थी और सेग्रीगेशन, उसके बाद सेग्रीगेशन यानी उसका अलग अलग होना, फिर टीलोफेज था। बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट ही ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे करेक्ट है। दोबारा से बता देती हूँ इसके बारे में, एक बार वर्बली बोल के ध्यान से सुनना। जो करेक्ट सीक्वेंस होती है इवेंट की जो कि माइटोसिस के दौरान होती है वो क्या होती है, देखो पहला डीएनए कंडेंसेशन होता है सो दैट जो क्रोमोसोम है वो विजिबल रहे अर्ली मिड प्रोफेज तक, ठीक है, ऐसा होता है। नेक्स्ट डिस असेंबली हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, वो लेट प्रोफेज जो होता है ना, या फिर हम बोल सकते हैं जो मेटाफेज में जो ट्रांजिशन हो रहा होता है प्रोफेज का मेटाफेज में, तो उस दौरान क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की डिसअसेंबली हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, मेटाफेज के दौरान जो मैंने बताया था इक्वेटोरियल लाइन या फिर मेटाफेजिक प्लेट उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनाफेज में क्या हो रहा था, जो सेंट्रोमियर है उनके डिवीजन हो रही थी एनाफेज के दौरान, जिसकी वजह से क्या है ड्यूरिंग फॉर्मिंग डॉटर क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन भी हो रही थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ना, फेज के दौरान जो सेग्रीगेशन है वो भी होती है जिसमें कि डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और अपोजिट पोल्स पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेलोफेज था जो फाइनली लीड करता है फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर न्यूक्लियस जो हमने बनाकर देख लिया था। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो एपीसी होता है वो एक प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी होता है जो कि प्रॉपर माइटोसिस जो होता है एनिमल सेल्स उसके लिए नेसेसरी होता है। अगर एपीसी एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स डिफेक्टिव हो किसी भी ह्यूमन सेल्स में यानी कि उसमें फॉल्ट हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड, तो इसकी वजह से क्या होगा ये पूछा गया है। क्रोमोसोम विल बी फ्रेगमेंटेड, गलत है। क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, बिल्कुल ठीक है, क्रोमोसोम अलग नहीं होंगे। आप ध्यान से सुनना इसके बारे में। एनाफेज के दौरान जो एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है यानी कि एपीसी जो होता है वो एक प्रोटीन नेसेसरी होता है किसके लिए, डॉटर क्रोमोसोम्स की सेपरेशन के लिए। एक डिफेक्टिव एपीसी की अगर मैं बात करूं तो वो विल कोज द, वो क्रोमोसोम्स को क्या करेगा, मतलब सेग्रीगेट नहीं होने देता एनाफेज के दौरान, जैसे कि पॉइंट नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड में है। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा बातें मैं बता रही हूँ, एनसीईआरटी में नहीं दी गई है तो आप वर्बली अच्छे से सुन लेना उनको। एपीसी जीन जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है फॉर मेकिंग एपीसी प्रोटीन की जो है किसके लिए, मेकिंग के लिए एपीसी जीन जो है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है जो कि एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं सेवरल सेलुलर प्रोसेसेस में। एपीसी प्रोटीन जो है एज अ ट्यूमर सुप्रेसर एक्ट करता है, यानी कि ट्यूमर जो भी होता है डिवाइडिंग जो बिल्कुल रैपिडली डिवाइड करने वाले सेल्स होते हैं उनको सुप्रेस करता है, जिसका मतलब क्या होता है कि ये दैट इट कीप सेल फ्रॉम ग्रोइंग, मतलब कि ये सेल्स को क्या करेगा, ग्रोथ और डिवाइडिंग टू फास्ट और इन एन अनकंट्रोल्ड वे में उनकी ग्रोथ को करता रहता है। पीपल जो होते हैं म्यूटेशंस के साथ एपीसी जीन में है फेमिलियल एडेनोमोटेसियस पॉलीपोइसिस यानी कि FAP या फिर हम उसको बोल सकते हैं, ये कुछ काम का नहीं है छोड़ो। तो बेसिकली यही है, इतना याद रखना है। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्रोमोसोम जो है ना फेज में सेग्रीगेट नहीं होंगे, आपको इतना याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, स्पाइंडल फाइबर अटैच ऑन द, स्पाइंडल फाइबर अटैच ऑन टू, कहाँ पे अटैच होते हैं, मैंने बताया था काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम के काइनेटोकोर, ये जो होते हैं ना, ये जो बीच में होते हैं, देखो ये क्रोमोसोम मान लो ये बीच का जो होता है ना बिल्कुल इसका, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, काइनेटोकोर्स बोलते हैं। तो स्पाइंडल फाइबर किससे अटैच होंगे, ऑब्वियसली इनके काइनेटोकोर से ही तो अटैच होते हैं ना, ऐसे काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन, मतलब सोमेटिक सेल्स यानी जिसको पोटेंशियल सेल या जर्म सेल हम बोल सकते हैं, जिससे आगे फर्दर उसकी ऑर्गन वगैरह टिश्यूज वगैरह की जनरेशन होती है। तो इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है माइटोसिस के दौरान सोमेटिक सेल्स में, ये बताना है। तो देखो स्पाइंडल फाइबर होते हैं, फॉर्मेशन डिसअपियरेंस हो जाती है न्यूक्लियोलस के प्रोफेज में, क्रोमोसोम मूवमेंट होते हैं, सिनेप्सिस, सिनेप्सिस माइटोसिस का नहीं होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये होगा। सिनेप्सिस माइटोसिस में नहीं होता, सिनेप्सिस किस में होता है, मियोसिस में होता है, राइट। मियोसिस के प्रोफेज 1 में जो मैंने आपको 5 बताए थे उनमें से उसका सेकेंड फेज जो हमारा था
जाइगोटीन में आई गेस क्या है हमारा सिनेप्सिस होता था। ठीक है, तो ये इस माइटोसिस का हिस्सा नहीं है। अ स्टेज इन सेल डिवीजन इज शोन, यहाँ पे दिखा रखा है आपके एनसीईआरटी की बुक का डायग्राम। आंसर विच करेक्ट आइडेंटिफिकेशन कौन सा होगा? देखो इस वजह से जो है एग्जाम्पल वो जो बुक में हमारे डायग्राम दिए जाते हैं उनकी इंपॉर्टेंस यही होती है, आपको पता होना चाहिए, वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लेट एनाफेज बिल्कुल नहीं है, एनाफेज का नहीं है, साइटोकाइनेसिस का ये नहीं है, ये तो बिल्कुल उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं है। टीलोफेज हो सकता है, बिल्कुल मैंने बताया था टीलोफेज होते हैं, तो यहाँ पे दो तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन 2 में कंफ्यूजन है। टीलोफेज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस नो ट्रिप, गलत गलत, मैंने क्या बोला था, प्रोफेज का उल्टा टीलोफेज। प्रोफेज में सारे डिसअपियर हो रहे थे, तो टीलोफेज में सारे क्या होंगे, रीअपियर होंगे, तो यानी कि टीलोफेज न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म, बिल्कुल ठीक है। क्या मुझे ये समझाने की जरूरत थी? इतने अच्छे से हम इसको कर चुके थे ऑलरेडी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये अपना D1। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है बाय अ पेयर एक सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम के द्वारा जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसको क्या बोला जाता है? दोबारा से सुनो, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम के द्वारा जो मतलब क्या होता है वो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बाइवेलेंट, या फिर दूसरा नाम इसका क्या होता है, टेट्राड। मैंने आपको करा के बताया था, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अपना जाइगोटीन में था, जिसमें जो कि बाइवेलेंट या टेट्रोड जिसको हम बोल सकते हैं। ड्यूरिंग मेटाफेज, मेटाफेज स्टेज जो होती है माइटोसिस की मेटाफेज स्टेज के दौरान स्पाइंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम एट, कहा किससे कनेक्ट, सेंट्रोमियर से कनेक्ट नहीं होते, पता होना चाहिए। काइनेटोकोर, जो काइनेटोकोर्स होते हैं उससे तो कनेक्ट होते हैं ना। दोबारा सुनो, काइनेटोकोर स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं सेंट्रोमियर के सरफेस पे, जो कि एज अ साइट ऑफ अटैचमेंट स्पाइंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम सर्व करते हैं, जो कि दैट मूव्ड इनटू पोजीशन, जो एट द सेंटर ऑफ द सेल की पोजीशन पे मूव कर जाते हैं। जो मेटाफेज होती है वो इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल क्रोमोसोम्स दैट प्रोसीड टू लाई एट द इक्वेटर, तो वो काइनेटोकोर जो होता है क्रोमोसोम का उससे अटैच होता है। स्टेज जो होती है माइटोसिस की, यहाँ पे हमें दिखा रखी है, तो कौन सी स्टेज है ये बताना है। ये स्टेज देखो यहाँ पे जो है बिल्कुल ये क्या फेज है हमारे पास, मेटाफेज। यहाँ ये आपको दिख रहा है इक्वेटर पे बिल्कुल सारे जुड़े हुए हैं, तो लेट प्रोफेज, मेटाफेज बिल्कुल हो सकती है। स्पाइंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर स्प्लिट गलत है, क्रोमेटिड कहाँ स्प्लिट हुए हैं, क्रोमोसोम मूव हो जाएंगे अपना बिल्कुल ये ऊपर की साइड, दोनों अलग अलग साइड पे हो गए। क्रोमोसोम मेड अप ऑफ 2 सीट, बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन हमारे पास, एनाफेज तो है ही नहीं, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा। मेटाफेज क्रोमोसोम जो है वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड से बने होते हैं, जो कि एक साथ हेल्ड टुगेदर, वो सेंट्रोमियर के साथ एक साथ होते हैं। क्रोमोसोम जो है वो आर मूव्ड टू स्पाइंडल इक्वेटर, वो स्पाइंडल इक्वेटर पे मूव कर जाते हैं और अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट के अलोंग थ्रोस, किसकी मदद से, स्पाइंडल फाइबर की मदद से, टू बोथ, दोनों पोल्स पे। ठीक है, आगे बात करेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद माइटोसिस के रिस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। क्रोमेटिड सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर, गलत है। अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट मूविंग टुवर्ड अपोजिट पोल, टीलोफेज में नहीं होता है ऐसा, एनाफेज में होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स गलत, गलत क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं इसके एंड में। क्रोमोसोम मूव टू स्पाइंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड, बिल्कुल ठीक है। मेटाफेज का ये डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है। अभी पीछे करके आए, बताने की जरूरत नहीं है। मेटाफेज के दौरान जो क्रोमोसोम है वो स्पाइंडल फाइबर से अटैच होते हैं बाय देयर क्या आएगा, काइनेटोकोर्स। तीसरी बार क्वेश्चन है, क्या बार बार बताने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। ड्यूरिंग माइटोसिस के दौरान जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और जो न्यूक्लियस होता है बिगेन टू डिसअपियर, डिसअपियर कौन से स्टेज में होता है, क्या बताने की जरूरत, अर्ली प्रोफेज में डिसअपियर होने लगता है। ठीक है, और रीअपियर कब होता है, अपना टीलोफेज के दौरान। तो इसी के साथ जो हमारे पीवाईक्यूज फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, पूरा चैप्टर मैंने कवर करा दिया ओवरऑल आपको इसमें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।